कभी सोचा है दोस्तों, क्यों एक ही धरती के लोग एक दूसरे को ऊंचा और नीचा कहने लगे? क्यों कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मंदिर में जाने से रोका गया क्योंकि उनका जन्म किसी खास जाति में नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भेदभाव भगवान ने बनाया था या हमने खुद अपने मन में गढ़ लिया? आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने सदियों पुरानी इस सोच को जड़ से हिला दिया। कास्ट्स इन इंडिया, डॉ भीमराव अंबेडकर की वो पहली और ऐतिहासिक रचना जिसने पूरी दुनिया को बताया कि जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि मानव निर्मित अन्याय है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में पानी पीने के लिए भी अनुमति नहीं थी, जिसे अपने ही देश में अछूत कहा गया, वही लड़का आगे चलकर ऐसा विद्वान बना जिसने न केवल भारत का संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को सोचने की आज़ादी दी। डॉ अंबेडकर ने कहा था, मैं उस समाज को बदलना चाहता हूं जो इंसान को इंसान नहीं समझता। और यही वो आग थी जिसने इस किताब कास्ट्स इन इंडिया को जन्म दिया। ये किताब सिर्फ समाजशास्त्र नहीं है, यह एक सवाल है, क्या इंसानियत जाति से बड़ी नहीं हो सकती? इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे अंबेडकर ने जाति की असली जड़ों को उजागर किया, कैसे उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था धर्म नहीं बल्कि सत्ता का खेल थी, और कैसे उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जाति का असली सच क्या है और क्यों अंबेडकर ने कहा जाति मिटे बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे जाति की जंजीरें कैसे टूटीं और उस इंसान की कहानी जिसने हमें सोचने की आज़ादी दी। कास्ट्स इन इंडिया, फुल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। चैप्टर 1, क्या है जाति का असली सच? दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस किताब की जो भारतीय समाज की जड़ों को हिला देती है। कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी भारत में जातियां, उनका ढांचा, उत्पत्ति और विकास। ये किताब छोटी है लेकिन इसके अंदर वो ताकत है जिसने भारत की सामाजिक सोच को झकझोर दिया। अंबेडकर ने यह निबंध साल 1916 में लिखा था जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उन्होंने पहली बार जाति प्रथा को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझाने की कोशिश की, और यही बात इस किताब को इतना खास और विवादास्पद बनाती है। जाति की जड़ें कहां से शुरू हुआ सब? अंबेडकर कहते हैं कि अगर हमें समझना है कि जाति कैसे बनी तो हमें यह देखना होगा कि समाज में विभाजन कैसे शुरू हुआ। पहले भारत में समाज को वर्ण के आधार पर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अंबेडकर कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों एक जैसी नहीं है। वर्ण व्यवस्था सिर्फ काम के आधार पर थी, कौन शिक्षा देगा, कौन रक्षा करेगा, कौन व्यापार करेगा और कौन सेवा करेगा। लेकिन जाति व्यवस्था ने इस व्यवस्था को जन्म के आधार पर तय कर दिया। यहीं से अन्याय की जड़ें फैलनी शुरू हुईं। अंबेडकर लिखते हैं कि जब ब्राह्मणों ने अपने पेशे और विवाह को सीमित कर दिया, तभी से जाति की शुरुआत हुई। मतलब उन्होंने तय कर लिया कि हम सिर्फ अपनी ही जाति में शादी करेंगे और अपने ही पेशे को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे यही नियम बाकी समाज ने भी अपनाना शुरू कर दिया। अंबेडकर का बड़ा सवाल, क्यों सिर्फ ब्राह्मणों से शुरू हुई जाति? अंबेडकर ने सवाल उठाया कि आखिर सबसे पहले ये एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति में शादी करने का नियम क्यों ब्राह्मणों ने अपनाया? उनका जवाब बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा, समाज में सम्मान पाने के लिए ब्राह्मणों ने खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने अपने समूह को शुद्ध बताया और बाकी लोगों को अशुद्ध। इस सोच ने समाज में दीवारें खड़ी कर दीं, और ये दीवारें सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के दिमाग में भी बन गईं। जाति का तंत्र कैसे काम करती है ये व्यवस्था? अंबेडकर कहते हैं कि जाति कोई जीवित शरीर नहीं है बल्कि एक संगठित व्यवस्था है जो लोगों के सोचने और जीने के तरीकों को नियंत्रित करती है। इस सिस्टम का आधार सिर्फ एक है, अलगाव, आइसोलेशन। हर जाति खुद को दूसरों से अलग रखती है। न खाने में मेल, न शादी में मेल, न विचारों में मेल। इस तरह से समाज कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया जिनमें कोई एकता नहीं बची। अंबेडकर कहते हैं जाति व्यवस्था समाज को एक ऐसा मकान बना देती है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन हर कमरे का दरवाजा बंद है। हर कोई अपने कमरे में फंसा है, और यही है इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक सच।
धर्म और जाति का रिश्ता। अंबेडकर ने साफ लिखा है कि धर्म ने जाति को जस्टिफाई किया। लोगों को यह समझाया गया कि जाति भगवान की बनाई व्यवस्था है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं, कोई भी सामाजिक अन्याय भगवान की देन नहीं हो सकता। यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, और अगर मनुष्य ने इसे बनाया है तो मनुष्य इसे बदल भी सकता है। उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों में उस सोच को चुनौती दी जिसने जाति को पवित्र माना। अंबेडकर ने कहा, धर्म का मकसद इंसान को जोड़ना होता है, बांटना नहीं। अगर कोई धर्म इंसान को हीन बना दे तो वो धर्म नहीं, एक सामाजिक जाल है, जाति और समाज का भविष्य। अंबेडकर को यकीन था कि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये जातीय दीवारें टूटी नहीं जाती। उन्होंने लिखा, भारत में जाति ने समाज को स्थिर बना दिया है, जबकि समाज का स्वभाव गतिशील होना चाहिए। जाति के कारण लोग अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। किसी का जन्म ही उसकी सीमाएं तय कर देता है। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि जब तक जाति रहेगी तब तक समानता एक सपना ही रहेगी। उन्होंने कहा, अगर हम सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें पहले सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा जहां हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, दी कास्ट्स इन इंडिया का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जाति कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित व्यवस्था है जो सामाजिक नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। अंबेडकर ने इस सच को निडर होकर सामने रखा, और यही वजह है कि ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। अगर हमें भारत को सच्चे अर्थों में बराबरी वाला देश बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर से ये दीवारें गिरानी होंगी, क्योंकि जैसा अंबेडकर कहते हैं, जाति न सिर्फ समाज को बांटती है बल्कि इंसानियत को भी तोड़ती है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अंबेडकर ने आगे कैसे इस जटिल जाति प्रणाली का विश्लेषण किया और इसके समाधान क्या बताए? तो बने रहिए अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे जाति व्यवस्था के विकास का रहस्य। कास्ट्स इन इंडिया, फुल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, चैप्टर 2, जाति व्यवस्था का विकास और समाज पर उसका असर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे जाति की उत्पत्ति को समझाया कि ये जन्म से नहीं बल्कि एंडोगैमी यानी अपनी ही जात में विवाह की परंपरा से शुरू हुई। अब इस अध्याय में अंबेडकर हमें बताते हैं कि यह व्यवस्था कैसे फैलती गई। और आखिरकार भारत के हर कोने में समाज को जकड़ लिया। समाज से सिस्टम तक जाति का फैलाव कैसे हुआ? अंबेडकर बताते हैं कि शुरुआत में केवल ब्राह्मणों ने खुद को दूसरों से अलग किया था। उन्होंने अपनी जाति को शुद्ध कहा और दूसरों के साथ मेलजोल कम कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बाकी समाज ने भी यही रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि जब एक समूह अपने आप को ऊंचा मानने लगे तो बाकी समूहों में असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। हर कोई चाहता था कि उसकी भी पहचान अलग हो, उसका भी दर्जा समाज में तय हो। इस तरह हर समुदाय ने अपनी सीमाएं बना लीं। शादी अपने समूह में, खाना अपने समूह के साथ, रहना अपने लोगों के बीच। धीरे धीरे यही व्यवस्था पूरे भारत में फैल गई। अंबेडकर इसे एक सामाजिक अनुकरण, सोशल इमिटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब नीचे के वर्गों ने ऊपर वालों की नकल की ताकि उन्हें भी सम्मान मिले। लेकिन हुआ उल्टा, हर नकल ने समाज को और ज्यादा बांट दिया। जाति और स्त्रियां नियंत्रण का दूसरा चेहरा। अंबेडकर ने एक बहुत ही अहम बात कही, जाति व्यवस्था स्त्रियों के जीवन पर सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि जब किसी समाज ने एंडोगेमी यानी अपनी जाति में ही विवाह का नियम बनाया तो सबसे पहले उस नियम का भार स्त्रियों पर डाला गया। स्त्रियों को जाति की मर्यादा का प्रतीक बना दिया गया। अगर कोई महिला अपनी जाति से बाहर शादी कर ले तो उसे समाज से निकाल दिया जाता था। लेकिन अगर पुरुष गलती करे तो समाज उसे माफ कर देता था। यहीं से पितृसत्ता, पैट्रियार्की, जाति एक साथ जुड़ गए। अंबेडकर कहते हैं, जाति ने न सिर्फ पुरुषों को ऊंच नीच में बांटा बल्कि स्त्रियों की स्वतंत्रता को भी छीन लिया। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था महिलाओं के शरीर और चुनाव पर नियंत्रण का एक तरीका बन गई। जाति का तंत्र कैसे बना सामाजिक मशीन? अंबेडकर ने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि जाति कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक चलती हुई मशीन की तरह है। हर जाति का एक निश्चित कार्य है, एक निश्चित दायरा है।
और ये सभी जातियां मिलकर समाज के आर्थिक और धार्मिक ढांचे को बनाए रखती हैं। लेकिन इस मशीन में एक बड़ी खराबी है, इसमें ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे, शिक्षा पाए, फिर भी वो अपने जन्म से बंधा रहता है। वो कभी ऊंची जाति में नहीं जा सकता। अंबेडकर ने लिखा, जाति व्यवस्था प्रतिभा को नहीं पहचानती, वो सिर्फ जन्म को पहचानती है। और यही वह जहर है जिसने भारतीय समाज की प्रगति को रोक दिया। धर्म की भूमिका पवित्रता की जंजीर। अंबेडकर ने बताया कि जाति को टिकाए रखने में धर्म ने बहुत बड़ा रोल निभाया। धार्मिक ग्रंथों में जाति को पवित्रता का रूप दे दिया गया। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि यह ईश्वरीय व्यवस्था है जिसे तोड़ना पाप है। इस तरह धर्म ने अन्याय को नैतिक रूप दे दिया। अंबेडकर ने लिखा, धर्म ने अन्याय को इतना गहराई से स्थापित कर दिया कि लोग उसे न्याय समझने लगे। यही कारण है कि कोई भी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया, क्योंकि डर था कि भगवान नाराज ना हो जाएं। अंबेडकर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की और कहा कि अगर धर्म इंसानियत के खिलाफ खड़ा हो तो हमें धर्म को नहीं, इंसानियत को चुनना चाहिए। जाति और प्रगति का टकराव। अंबेडकर इस अध्याय में कहते हैं, जाति व्यवस्था ने समाज को स्थिर बना दिया है, जबकि मानव समाज का स्वभाव गतिशील होता है। जब तक जातियां रहेंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर जाति अपने लाभ में बंधी रहती है। किसी को दूसरे की उन्नति से खुशी नहीं होती, सब अपनी ही सीमाओं में फंसे रहते हैं। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, जब समाज में एकता नहीं होगी तो न्याय, समानता और भ्रातृत्व सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को सच्चे लोकतंत्र की ओर बढ़ना है तो पहले सामाजिक लोकतंत्र लाना होगा जहां जाति का कोई महत्व न रहे, सिर्फ इंसानियत का हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कास्ट्स इन इंडिया के इस दूसरे अध्याय में अंबेडकर हमें दिखाते हैं कि जाति सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है। एक ऐसा जाल जो हमें अपने ही समाज से अलग कर देता है। उन्होंने बताया कि जाति ने समाज में असमानता, पितृसत्ता और धार्मिक अंधविश्वास को जन्म दिया, और जब तक हम इन तीनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक सच्ची आजादी अधूरी रहेगी। अंबेडकर ने हमें चेताया, जाति अगर टूटेगी नहीं तो भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कास्ट्स इन इंडिया फुल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, चैप्टर 3, जाति के विनाश का रास्ता, अंबेडकर का विजन। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कैसे बताया जाति कोई प्राकृतिक या धार्मिक सच्चाई नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित व्यवस्था है जो धीरे धीरे समाज की जड़ों में घुस गई। अब इस अध्याय में अंबेडकर बताते हैं कि इस जाति व्यवस्था को खत्म कैसे किया जा सकता है और इसके बिना भारत का भविष्य कैसा होगा। ये हिस्सा किताब का सबसे क्रांतिकारी और भावनात्मक भाग है, जहां अंबेडकर सिर्फ एक विचारक नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में बोलते हैं। जाति तोड़नी है तो सोच बदलनी होगी। अंबेडकर कहते हैं, अगर जाति खत्म करनी है तो कानून से पहले लोगों के दिमाग और दिल से उसे निकालना होगा, क्योंकि जाति बाहर नहीं, हमारे भीतर बस चुकी है। हम रोजाना छोटे छोटे फैसलों में जाति को जिंदा रखते हैं। किससे दोस्ती करेंगे, किससे शादी करेंगे, किसके घर का खाना खाएंगे, किसे सम्मान देंगे। अंबेडकर कहते हैं, कानून बराबरी दे सकता है, लेकिन समाज अगर उस बराबरी को स्वीकार नहीं करता तो वो बराबरी झूठी है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। जब तक हम मैं ऊंचा हूं तू नीचा है वाली सोच नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई संविधान, कोई आंदोलन हमें बराबर नहीं बना सकता। धर्म की नई परिभाषा। अंबेडकर ने धर्म और जाति के रिश्ते को गहराई से समझाया। उनका कहना था कि जाति को सबसे ज्यादा ताकत धर्म ने दी है, क्योंकि धर्म ने इस व्यवस्था को पवित्र कहकर समाज के दिल में उतार दिया। इसलिए अगर जाति खत्म करनी है तो धर्म को भी नई दिशा देनी होगी। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब यह नहीं कि इंसान को बांटाया जाए, धर्म का मतलब है इंसान को जोड़ा जाए। वो मानते थे कि एक सच्चा धर्म वही है जो समानता सिखाए, जो न्याय के पक्ष में खड़ा हो, न कि अन्याय को भगवान का आदेश बताए। अंबेडकर ने हिंदू समाज को चेतावनी दी कि अगर धर्म जाति को ढोता रहेगा तो वह खुद कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा, धर्म तभी टिक सकता है जब वह मानवता के साथ खड़ा हो, उसके खिलाफ नहीं। अंबेडकर का साहसिक संदेश ब्राह्मणवाद नहीं, मानववाद चाहिए।
इस अध्याय में अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि समाज की समस्या सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद एक सोच है जो ऊंच नीच में विश्वास करती है, जो मानती है कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं, जो इंसान को उसकी योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से आंकती है। अंबेडकर कहते हैं, ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मण में नहीं है, वह हर उस व्यक्ति में है जो अपने को किसी से ऊंचा समझता है। इसलिए उन्होंने समाधान बताया, हमें मानववाद अपनाना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति में वही चेतना, वही आत्मा है। समानता कोई दान नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। सामाजिक लोकतंत्र की दिशा। अंबेडकर ने जाति के खिलाफ लड़ाई को केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन भी माना। उनका कहना था कि अगर भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनना है तो पहले उसे सामाजिक लोकतंत्र बनना होगा। उन्होंने लोकतंत्र को 3 शब्दों में परिभाषित किया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारे समाज में समानता नहीं है तो हमारी राजनीति कभी स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक दिलों में भेदभाव है तब तक संविधान का कोई भी प्रावधान सच्चा लोकतंत्र नहीं बना सकता। शिक्षा और आत्मसम्मान जाति के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। अंबेडकर ने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो जाति की जंजीरें तोड़ सकती है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया, जिस समाज ने उन्हें छुआछूत का शिकार बनाया, उसी समाज के बीच उन्होंने ज्ञान को हथियार बनाकर क्रांति की। अंबेडकर चाहते थे कि हर व्यक्ति पढ़े, अच्छाए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। उन्होंने 3 शब्दों में अपनी पूरी विचारधारा समेट दी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उनका मानना था कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी वो अपने अधिकार पहचानेंगे, और जब वो संगठित होंगे तभी समाज बदल सकेगा। अंबेडकर का सपना जाति रहित भारत। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी की पहचान उसके धर्म, जाति या रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्म से हो। वो मानते थे कि भारत की असली ताकत विविधता में एकता है, न कि विभाजन में। उन्होंने कहा, जब हम जाति के ऊपर उठकर इंसानियत को देखेंगे तभी सच्चा भारत जन्म लेगा। उनकी दृष्टि में जाति का विनाश कोई विनाश नहीं था, बल्कि एक नए भारत का जन्म था, जहां सब बराबर हों, जहां इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हो और जहां किसी को अपने जन्म पर शर्म या गर्व न हो, सिर्फ अपने कर्म पर हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कास्ट्स इन इंडिया का यह तीसरा अध्याय हमें बताता है कि जाति खत्म करने का असली तरीका सिर्फ कानून नहीं बल्कि सोच की क्रांति है। अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, धर्म को मानवता से जोड़ो, शिक्षा को हथियार बनाओ और समाज में समानता का बीज बो। उन्होंने हमें सिखाया कि जाति कोई किस्मत नहीं, एक भ्रम है, और जिस दिन हम इसे समझ लेंगे उस दिन हम सच्चे अर्थों में आजाद हो जाएंगे। कास्ट्स इन इंडिया फुल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। चैप्टर 4, जाति मुक्त समाज की परिकल्पना, अंबेडकर का भविष्य दृष्टिकोण। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कास्ट्स इन इंडिया के सबसे प्रेरणादायक और गहन अध्याय में, जहां डॉर्थी भीमराव अंबेडकर सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समाधान की एक नई दिशा देते हैं। ये अध्याय उस सोच का प्रतीक है जो अंधकार से रोशनी की ओर जाती है, जहां भारत जाति के बंधनों से मुक्त होकर समानता और भाईचारे की ओर कदम बढ़ाता है। अंबेडकर का सपना, एक नया सामाजिक जन्म। अंबेडकर इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही भावनात्मक बात से करते हैं। वो कहते हैं, भारत को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जन्म की जरूरत है। उनका मतलब था, आजादी तब तक अधूरी है जब तक हर इंसान अपने को बराबर महसूस न करे। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए नीचे माना जाए क्योंकि उसका जन्म किसी नीची जाति में हुआ तो वो समाज आजाद नहीं, नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी में जी रहा है। अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा ने भारतीय आत्मा को बंधक बना लिया है, इसलिए जब तक ये जंजीर नहीं टूटती तब तक असली आजादी का सूरज नहीं उगेगा। समानता का अर्थ सिर्फ कानून नहीं, संस्कृति भी, अंबेडकर कहते हैं। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ कानून में बराबरी नहीं बल्कि सोच और व्यवहार में भी समानता होना है। उन्होंने देखा कि संविधान तो सबको बराबर कहता है, लेकिन समाज अब भी पुरानी मानसिकता से ग्रस्त है। कानून कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन समाज अब भी पूछता है, तुम किस जाति के हो? यही विरोधाभास भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है।
अंबेडकर का मानना था कि अगर हमें सच्ची समानता चाहिए तो हमें सांस्कृतिक क्रांति लानी होगी, एक ऐसी संस्कृति जो सम्मान, सह अस्तित्व और सहयोग पर टिकी हो, न कि ऊंच नीच और शुद्ध अशुद्ध के भ्रम पर। शिक्षा, विज्ञान और तर्क, नई पीढ़ी के तीन आधार। अंबेडकर ने जाति मुक्त समाज के लिए तीन स्तंभ बताए: शिक्षा, विज्ञान और तर्क, रीजन। उन्होंने कहा, शिक्षा इंसान को यह सिखाती है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि जरूरी है। जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं तब पुराने अंधविश्वास अपने आप ढह जाते हैं। वो चाहते थे कि नई पीढ़ी अंधभक्ति नहीं, विचार शक्ति में विश्वास करे, क्योंकि एक तर्कसंगत समाज कभी जाति जैसी असमान व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर समाज शिक्षित होगा तो वो सोच के आधार पर चलेगा, जन्म के आधार पर नहीं। धार्मिक सुधार नहीं, मानसिक सुधार। अंबेडकर ने धर्म को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि उसे मानवता के साथ जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा, धर्म का असली मकसद है इंसान को नैतिक बनाना, न कि बांटना। उनके अनुसार अगर धर्म इंसान को विभाजित करे तो वो धर्म नहीं, एक सामाजिक जाल है। अंबेडकर ने यह भी कहा कि हमें ऐसे धर्म की जरूरत है जो तर्कसंगत और न्यायपूर्ण हो। उन्होंने बुद्ध धर्म की ओर झुकाव दिखाया क्योंकि उसमें समानता, करुणा और विवेक का संदेश था। वो कहते थे, अगर किसी धर्म में इंसान को हीन समझा जाए तो उस धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। जाति मुक्त समाज की रचना कैसे संभव है? अंबेडकर का विश्वास था कि जाति केवल सामाजिक बदलाव से खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनजागरण दोनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा, अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर भेदभाव को अस्वीकार कर दे तो जाति की जड़ें अपने आप सूख जाएंगी। उन्होंने 5 रास्ते बताए। हालांकि उन्होंने उन्हें क्रमबद्ध नहीं किया, पर उनके विचारों से यह समझ आता है। शिक्षा के जरिए समानता की समझ फैलाओ, धर्म को मानवता से जोड़ो, संविधान और कानून को मजबूत बनाओ, सामाजिक एकता पर जोर दो, आत्मसम्मान को जगाओ। अंबेडकर का मानना था कि जाति को खत्म करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मानवता का धर्म, अंबेडकर की अंतिम शिक्षा। अंबेडकर ने जीवन भर यही कहा, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन मैं हर उस विचार का विरोधी हूं जो इंसान को नीचा दिखाता है। उनका धर्म था मानवता, उनकी पूजा थी समानता, और उनका मंदिर था न्याय का विचार। उन्होंने समाज को संदेश दिया, अगर तुम्हें भगवान देखना है तो मंदिर में मत खोजो, किसी पीड़ित इंसान की मदद करो, वहीं तुम्हें सच्चा ईश्वर मिलेगा। यही सोच एक नए भारत की नींव बन सकती है, जहां जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत का वजूद होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कास्ट्स इन इंडिया का यह अंतिम अध्याय हमें बताता है कि जाति मुक्त भारत का सपना सिर्फ अंबेडकर का नहीं, बल्कि हर सोचने वाले भारतीय का होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जब तक हम इंसान को जन्म से नहीं, कर्म से नहीं परखेंगे, तब तक हम अधूरे रहेंगे। अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही ताजा है। जाति ने हमें बांटा है, लेकिन ज्ञान हमें जोड़ सकता है। तो अगर हम सच में भारत को महान बनाना चाहते हैं तो पहले उसे मानवता में समान बनाना होगा, क्योंकि जैसा अंबेडकर ने कहा था, जाति मिटाना भारत का अंत नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत होगी। चैप्टर 5 डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनका प्लॉट, एक इंसान जिसने जाति की जंजीरें तोड़ दी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने न सिर्फ भारत का संविधान लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में स्वाभिमान की लौ जला दी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी कहानी किसी किताब से कम नहीं, बल्कि एक जीवंत क्रांति है। वो कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो समाज में अछूत कहा गया, लेकिन जिसने अपनी कलम से पूरा समाज बदल दिया। बचपन से संघर्ष तक की यात्रा। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वो महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज अछूत मानता था। उनका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी के मटके को छूने की इजाजत नहीं थी, और कई बार तो शिक्षक उनकी कॉपियां तक नहीं छूते थे। लेकिन इन सब अपमानों के बीच भी भीमराव का मन ज्ञान की लौ से जलता रहा। उन्होंने ठान लिया था, अगर समाज उन्हें नीचे दिखाना चाहता है
तो वो अपनी शिक्षा से इतना ऊंचा उठेंगे कि कोई नजर नीचे डाल ही ना सके। शिक्षा जो हथियार बन गई क्रांति की, अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में इतिहास रच दिया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फिर छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने कास्ट्स इन इंडिया पर अपना मशहूर शोध लिखा, वही निबंध जिसने भारत की सामाजिक सोच को झकझोर दिया। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आजादी का हथियार थी। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 शब्द उनके पूरे जीवन का मंत्र बन गए। समाज सुधारक से संविधान निर्माता तक। जब भारत आजादी की राह पर था, तब अंबेडकर को देश की संविधान सभा में बुलाया गया। वो उस समय के सबसे बड़े विधि विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार बनाया गया। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, उसे समान अधिकार मिले। उनकी सोच स्पष्ट थी, राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं अगर समाज में असमानता जिंदा है, असमानता जिंदा है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के 3 सिद्धांतों को भारत की आत्मा बना दिया। जाति व्यवस्था के खिलाफ अडिग संघर्ष। अंबेडकर ने पूरी जिंदगी जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, जाति सिर्फ सामाजिक अन्याय नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। वो जानते थे कि अगर भारत को सच्चा राष्ट्र बनना है तो पहले उसे जाति के जहर से मुक्त होना होगा। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की कई कोशिशें की, लेकिन जब उन्हें लगा कि यह व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह फैसला सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की घोषणा थी कि अब कोई भी इंसान किसी जन्म के आधार पर छोटा नहीं कहलाएगा। अंबेडकर का विजन एक नया भारत। अंबेडकर एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां किसी को उसकी जाति, धर्म या गरीबी से नहीं आंका जाए, जहां हर बच्चा शिक्षा का अधिकार रखे, जहां महिलाएं स्वतंत्र हों और गरीब सम्मान के साथ जी सकें। वो कहते थे, भारत तभी महान बनेगा जब हर भारतीय महान बनेगा। उनका सपना था एक सोचने वाला भारत जो खुद के प्रति ईमानदार हो। उन्होंने हमेशा कहा कि सच्ची आजादी तब है जब इंसान अपने मन से सोच सके, अपने विवेक से निर्णय ले सके और किसी भेदभाव के डर में न जिए। अंतिम दिन और अमर विचार। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने हमें एक ऐसी मशाल दी जिसे बुझाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। अगर तुम्हें समाज बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक युग की चेतना है। वो हमें सिखाते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भेदभाव, कोई अन्याय हमें रोक नहीं सकता। उन्होंने हमें यह समझाया कि जाति मिटाना समाज को तोड़ना नहीं, बल्कि समाज को इंसानियत से जोड़ना है। तो अगर हम सच में अंबेडकर के भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमें उनकी 3 सीख हमेशा याद रखनी होगी। शिक्षा लो, सोचो और एकजुट रहो। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, एक सोच से है। और जब सोच बदल जाएगी तो भारत भी बदल जाएगा।